तो नमस्कार देवियों और सज्जनों। ये वाला नहीं था क्या था यार। सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। योद्धा सीरीज 2.0 स्टार्ट हो चुकी है। बच्चों का रिस्पांस मिल रहा है बहुत ही तगड़ा और बच्चे डिमांड किए जा रहे हैं नई नई वीडियोस के। बच्चों सीक्वेंस में वीडियोस आती रहेंगी। मैंने जैसा कि कमेंट सेक्शन में कहा था कि अभी फिलहाल के लिए इस महीने में अल्टरनेट डेज पर वीडियोस आएंगे। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे मेरी वीडियोस आएंगी और बाकी जो मैथ्स और साइंस के हमारे टीचर्स हैं उनकी भी वीडियोस जल्द आना शुरू हो जाएंगी। कुछ वर्कलोड है थोड़ा सा, उसको निपटते ही हम धनाधन वीडियोस डालना चालू करेंगे। ठीक है, आपको पढ़ने के लिए ना जितना आप पढ़ नहीं पाओगे उससे जल्दी जल्दी वीडियो डालना चालू कर देंगे। तो टेंशन मतलब फिलहाल थोड़ा धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं, फिर गियर पकड़ेंगे और धनाधन वीडियोस आना चालू होंगी। तो आज का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 20 सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया एंड चैलेंजेस। चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 और 4 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े अच्छे क्वेश्चंस इसमें से बैठते हैं। और ये चैप्टर ना बिल्कुल इग्नोर मत करना, बिल्कुल मत छोड़ना, याद आसानी से हो जाता है। बहुत कुछ इसमें डिफिकल्ट चीजें नहीं है। कुछ एक दो टॉपिक्स हैं जो वो मतलब स्पेशल प्रोविजंस को लेकर इसमें आर्टिकल्स वगैरह याद करने होते हैं, यार हो जाता है। ठीक है, कुछ तो चैलेंजेस रहेंगे ना लाइफ में, एकदम ऐसा मक्खन की तरह थोड़ी चलेगी जिंदगी। तो थोड़ी प्रॉब्लम्स होंगी बट वो बहुत कम है चैप्टर में एज कंपेयर टू द अदर चैप्टर्स, बहुत कम है इसमें प्रॉब्लम्स, आसानी से हो जाएगा। तो चैप्टर पकड़ के चलना है। और इतनी चीजें तो ऐसी है ना, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी है कि समझा दिया जाए ना, खाली समझ लो ढंग से तो वो याद रह जाएगी आपको। ऐसी चीजें हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले अपन बात करें कि इंडिया के बारे में बता रहे हैं कि एक बड़ा देश है, ज्यादा पॉपुलेशन है इस देश की। और किसी भी देश में जब ज्यादा पॉपुलेशन होती है ना तो समस्याएं भी उस हिसाब से होती हैं। तो यहां फिलहाल जो दो समस्याएं हमको दिखाई जा रही हैं, दैट इज कम्युनलिज्म एंड कास्टिज्म। कम्युनलिज्म मतलब रिलीजियस बेसिस पर या आपके कम्युनिटी के बेसिस पर जो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, एक दूसरे के प्रति जो हम भेदभाव करते हैं, दैट इज कम्युनलिज्म। और कास्टिज्म मतलब कास्ट को लेकर जो हम डिफरेंसेस समाज में पैदा कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति अलग नजर से मतलब अलग भावनाएं रखते हैं, तो उसको अपन कहते हैं कास्टिज्म। तो जो बुक की डेफिनेशन है कम्युनलिज्म की वो क्या कहती है, थोड़ा ढंग से पढ़ते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल और रिलीजन और सेक्ट अपोज अदर रिलीजन और सेक्ट बिकॉज ऑफ एनी रीजन कम्युनल टेंशन अराइजेस। मतलब किसी भी रीजन से एक ग्रुप, किसी रिलीजन का एक ग्रुप दूसरे रिलीजन के ग्रुप को मतलब गलत नजर से देखता है, उसके प्रति गलत भावना रखता है, ठीक है, उसको अपोज करता है। तो ऐसी आइडियोलॉजी से समाज में टेंशन पैदा होते हैं। इस थिंकिंग को हम कहते हैं क्या, कम्युनलिज्म। ठीक है, इसमें होता क्या है कि एक रिलीजन मतलब एक रिलीजन के जो लोग हैं अपने रिलीजन को दूसरे रिलीजन के लोगों से बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं। वो ये कहते हैं कि उनका रिलीजन बेटर है, सामने वाले का रिलीजन खराब है। जब ऐसी थिंकिंग आपके दिमाग में आती है तो आप कम्युनल हो गए। ठीक है, अपने रिलीजन, ठीक है भाई मेरा रिलीजन बहुत अच्छा है नो डाउट, पर दूसरे के भी रिलीजन की मेरे को रेस्पेक्ट करनी चाहिए, तभी तो समाज एक साथ आगे बढ़ पाएगा। मेरा रिलीजन बेहतर, उसका रिलीजन खराब है, ये थिंकिंग इज कम्युनल थिंकिंग। और ये थिंकिंग समाज में बुरे रिजल्ट्स लाती है। ठीक है, क्या बुरे रिजल्ट्स लाती है वो देखते हैं। चलो यहां पर क्या है कि कम्युनलिज्म कैसे हार्मफुल है, सोशल टेंशन क्रिएट करता है समाज में। ठीक है, मतलब अगर एक दूसरे के प्रति आप गलत थिंकिंग रखोगे तो भाई जाहिर सी बात है एक एटमॉस्फेयर जो बनेगा वो गंदा एटमॉस्फेयर होगा। उस एटमॉस्फेयर में रहने में मजा नहीं आएगा। एक दूसरे का मुंह देखो, उधर मुंह फुला के घूम रहे, उधर मुंह फुला के घूम रहे, मजा ना आवे ना, तो वो सोशल टेंशन क्रिएट करता है। दूसरा, डिफरेंसेस का माहौल बनता है, हेट्रेड क्रिएट होता है, एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना पैदा होती है। ठीक है, जब मैं किसी के रिलीजन के बारे में खराब बोलूंगा तो उसको मेरे से क्या होगा, नफरत हो जाएगा। दूसरा कोई मेरे रिलीजन के बारे में खराब बोलेगा तो मुझे उससे नफरत हो जाएगा। तो ये सारी समस्याएं होती हैं, हेट्रेड की फीलिंग क्रिएट हो जाती है। दूसरी चीज, अगर हेट्रेड है, मन में एक दूसरे के प्रति गुस्सा भरा हुआ है, नफरत भरी हुई है, तो कहीं ना कहीं जाकर आगे ये आग में घी का काम कर देती है। कोई छोटे मैटर पर कई बार बड़ा झगड़ा हो जाता है और ये झगड़ा दंगे फसाद में कन्वर्ट हो जाता है। पहले दो लोग लड़ते हैं, फिर दो लोगों के तरफ से जब अलग अलग रिलीजन के लोग सुनते हैं कि मेरे रिलीजन वाले के लिए ऐसा बोल दिया या मेरे रिलीजन वाले को पीट दिया या ये कर दिया, दोनों ग्रुप्स में से मतलब ज्यादा पब्लिक जमा हो जाती है और फिर दंगा फसाद शुरू हो जाता है। तो क्वेरल एंड रायट्स जैसी सिचुएशन पैदा होती है। ये चीजें देश के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। देश के डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, देश के डेवलपमेंट के लिए खतरा है, देश की यूनिटी के लिए खतरा है। अगर ऐसी चीजें होती रहेंगी
तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, उल्टा देश के टूटने का खतरा बन जाता है। तो ये चीजें हमें हटानी जरूरी है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं आगे कि स्ट्रगल अगेंस्ट कम्युनलिज्म, हम कम्युनलिज्म से कैसे लड़ेंगे, ठीक है। हमारा जो फाइटिंग है कम्युनलिज्म के अगेंस्ट, कम्युनलिज्म कैसे खत्म करना है, तो स्टेप्स टू इराडिकेट कम्युनलिज्म, क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए, ठीक है, या क्या लिए गए हैं, ठीक है। यहां दोनों मिक्स करके समझाया गया है अपनी बुक में। तो बेसिकली पहला बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को प्यूनिटिव एक्शंस लेना चाहिए, ठीक है, पनिश करना चाहिए अगर कोई कम्युनल थिंकिंग रखता है और कुछ ऐसी बात बोलता है जो दूसरे के रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करती है या समाज में एक मतलब कह सकते हैं कि अनरेस्ट क्रिएट करती है, तो ऐसे लोगों को हमें सजा देनी चाहिए, गवर्नमेंट को उन्हें पनिश करना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अगर लोग पढ़ेंगे लिखेंगे और एजुकेशन में उनको ये सिखाया जाएगा, जैसे अपने चैप्टर में ये छापा गया है, क्यों छापा गया, अपने को क्यों पढ़ाया जा रहा है, ताकि हम कम्युनल ना बन जाए। तो अगर हम एजुकेटेड हैं, एजुकेशन के थ्रू ये सिखाया जा रहा है हमको कि भाई कम्युनलिज्म गलत है, कम्युनलिज्म के नुकसान बताए जा रहे हैं, तो हम इन चीजों से दूर रहेंगे। तो ये एक चीज बेहतर है, बुक्स में वगैरह बच्चों के सिलेबस वगैरह में इसको इन्वॉल्व कराना चाहिए। साथ ही साथ इसीलिए देखोगे स्कूल्स वगैरह में भी क्या होता है ना, बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, है ना। अपने क्रिसमस वगैरह भी सेलिब्रेट करते हैं, हिंदू फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करते हैं, मुस्लिम फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करते हैं, प्रेयर्स भी हम अलग अलग मतलब धर्मों के प्रेयर्स भी करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्यों किया जाता है, ताकि एक दूसरे के रिलीजन के प्रति हमारे अंदर रेस्पेक्ट की भावना डेवलप हो, तभी हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह पाएंगे। तो ये सारी चीजें की जाती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, ऐसी पार्टियां, इलेक्शन वाली पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां जो कम्युनल थिंकिंग पर बेस्ड हैं, वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर करती हैं, दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट हैं, तो ऐसी पार्टियों को हमें मतलब इग्नोर करना चाहिए, ठीक है। उनको वोट वगैरह नहीं देना चाहिए, उनको रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जो इलेक्शन के दौरान एथिक्स की बात कही जाती है, उन एथिक्स को स्पेशली मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, ठीक है। फिर क्या बात कर रहे हैं, रेडियो, टीवी, सिनेमा वगैरह बोल रहे हैं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है लोगों तक अपने मैसेजेस को पहुंचाने का। तो जो मूवीज बनाई जा रही हैं या कोई शोज चलाए जा रहे हैं टीवी वगैरह पर या रेडियो वगैरह पर, तो ऐसी चीजों में ना हमें कम्युनल हार्मनी की बात करनी चाहिए, एक दूसरे रिलीजन के प्रति अच्छी बातें करनी चाहिए, ऐसी चीजें सिखानी चाहिए लोगों को इन मतलब प्रोग्राम्स के थ्रू, कि जिससे ये पता चले कि ये कम्युनल थिंकिंग देश के लिए खतरनाक है, और एक पॉजिटिव मैसेज लोगों के बीच में जाए कि लोग भाईचारे से मिलकर रह सकें। तो ये सारा मैसेज हमको इन प्रोग्राम्स के थ्रू देना चाहिए। जो रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जैसे धर्म गुरु हैं, अलग अलग धर्मों में अलग अलग गुरु हैं, तो उनका भी ये फर्ज है कि हम अपने फॉलोवर्स को दूसरे रिलीजन के खिलाफ भड़काएं नहीं, बल्कि दूसरे रिलीजन से भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत रखने की बात सिखाएं। तो क्या है ना कि ये जो पॉलिटिकल लीडर्स है, जो रिलीजियस लीडर्स हैं, इनके बहुत सारे फॉलोवर्स होते हैं। अगर ये उनको कुछ मैसेज ऐसा देंगे तो वो सब जरूर मानेंगे। तो सभी को, ऐसा नहीं कि एक धर्म को, सभी धर्म के जो लीडर्स हैं या सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको अपने फॉलोवर्स के अंदर ये अच्छी थिंकिंग को लेकर मतलब कह सकते हैं कि अच्छा मैसेज देना चाहिए कि मिलजुल कर रहा जाए, एक दूसरे का रेस्पेक्ट किया जाए, ठीक है। सिर्फ गवर्नमेंट के कोशिश करने से नहीं होगा, समाज को आगे आकर काम करना पड़ेगा। हमको, समाज मतलब कौन है, हम लोग है ना, हमको मिलजुल कर इस पर काम करना पड़ेगा। कम्युनल थिंकिंग को दूर रखकर भाईचारे से रहना पड़ेगा। हमें यह समझना पड़ेगा कि जो देश है, देश का इंटरेस्ट मतलब देश की भलाई, देश का सम्मान, वो सबसे ऊपर है, ना कि रिलीजन ऊपर है, ठीक है। रिलीजन से ऊपर आएगा क्या, देश। अरे यार, आपका देश सेफ रहेगा तब आप सेफ रहोगे, और जब आप सेफ रहोगे ना तभी आप अपने रिलीजन की बात कर पाओगे। वरना कोई दूसरा देश आपके लोगों को ठोक बजाकर कब्जा कर लेगा ना, तो आप रिलीजन खेलते रह जाओगे और कुछ नसीब नहीं होगा। अंग्रेजों ने ऐसे ही बैंड बजाई हुई थी हमारी 200 साल तक, ठीक है। रिलीजन के नाम पर ही हम लड़ते रह जाते थे और वो हमको घसीटते जाते थे, ठीक है। जब हमारे लीडरों ने हमको एक साथ यूनाइट किया और तब जब हम लड़े ना, तब जाकर आजादी मिली भैया। तो समझ के रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर कास्टिज्म मतलब जातिवाद। अब हमारा एक मतलब हाइपोथेसिस है कि मतलब ऐसी मान्यताएं हैं कि इंडिया में जो एक कास्ट सिस्टम है वो वर्ण सिस्टम था। वर्ण सिस्टम में 4 वर्ण थे। कौन कौन से 4 वर्ण थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
ये ब्राह्मण कौन, जो पूजा पाठ कराते हैं या टीचर का काम करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं लोगों को, ठीक है। क्षत्रिय यानी कि वो एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, उस राज्य को संभालेंगे या कई राज्यों को एक साथ मिलकर संभालेंगे, उसे प्रोटेक्ट करेंगे, ये सारा काम किसका होता था, क्षत्रिय लोगों का। तीसरा कौन है, वैश्य, ये बिजनेस कम्युनिटी के लोग, ये व्यापार करते थे और इनके व्यापार की वजह से वो जो राज्य था वो फ्लरिश करता था, ठीक है। जितने अच्छे वो काम करेंगे उतने अच्छे से तुम्हारा राज्य ग्रो करेगा। शूद्र जो थे, जो हार्ड वर्किंग लोग थे, लेबर वगैरह का काम करते थे, तो वो लोग भाई सभी चारों जो है उस समाज का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, चारों मिलकर ही उस राज्य को चला पा रहे हैं। अगर शूद्र काम नहीं करेंगे तो बाकी 3 लोग मिलकर राज्य को नहीं चला पाएंगे, या क्षत्रिय काम नहीं करेंगे तो बाकी 3 लोग मिलकर नहीं चला पाएंगे। मतलब चारों का उस समाज में कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा सिस्टम था, ठीक है। अच्छा, अब ये हुआ क्या कि जैसा जैसा काम वैसा वैसा दाम, मतलब जैसा आप काम करते थे उस हिसाब से आपकी इनकम होती थी, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका इकोनॉमिक स्टेटस होगा और इस वजह से उसी हिसाब से आपका घर होगा, आपका रहन सहन होगा। तो समाज में ना उसी तरह से आपकी इज्जत भी होगी। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। देखो, मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं जो बोल रहा हूं वही सही है, बाकी दुनिया बोल रही हो गलत है, बट मेरा ओपिनियन ये कहता है ना कि देखो, ये जो डिफरेंसेस है ना, ये कास्ट के डिफरेंसेस थे ही नहीं, ये डिफरेंसेस थे इकोनॉमिक स्टेटस के। अगर हम आज की भी बात करें ना, तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल बोलते थे कि मैं अगर ब्राह्मण कम्युनिटी का हूं तो ब्राह्मणों को ऊंची कास्ट में माना जाता है, और मेरा एक बॉस है जिसके यहां मैं काम करता हूं वो शूद्र कम्युनिटी का है, ठीक है, पर वो मेरे को नौकरी पे रख रहा है, वो मेरे को सैलरी दे रहा है। तो मान लो कि मैं अपने ऑफिस में अपने चेयर पर बैठा हूं और मेरा बॉस अचानक मेरे ऑफिस में एंटर हो जाता है, तो मैं क्या बोलूंगा, ये भाई नीचे बैठ, तू शूद्र है, लात मार के नौकरी से निकाल देगा, है कि नहीं। तो कहने का मतलब वो बंदा जब एंटर होगा तो मैं तो तुरंत रेस्पेक्ट में खड़ा हो जाऊंगा। तो वो शूद्र है तो मैं क्यों खड़ा हुआ उसके रेस्पेक्ट में, इसलिए खड़ा हुआ ना क्योंकि वो मेरे को सैलरी देता है, ठीक है, वो इकोनॉमिकली मेरे से ऊपर है। तो सारा डिफरेंस इकोनॉमिक स्टेटस का था। जो ये शूद्र वगैरह का काम करते थे ना, इनका इकोनॉमिक स्टेटस लो था, इसलिए इनको गलत नजर से, मतलब गलत नजर क्या कह सकता हूं, हीन भावना से देखा जाता था। तो ये सारा प्रॉब्लम था, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें अपन आगे, तो इन लोगों को, जैसे माइनॉरिटीज हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशनली क्या क्या प्रोविजंस लाए गए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स इक्वल सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस टू ऑल, चाहे इकोनॉमिक बेसिस पर हो, सामाजिक बेसिस पर हो या पॉलिटिकल बेसिस पर हो, हर तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वली ट्रीट करता है, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी के भी साथ, चाहे जाति हो, धर्म हो, लैंग्वेज हो, उसका सेक्स हो, किसी भी बेसिस पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हर किसी को इक्वल फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, हर किसी को इस देश में ग्रो करने का इक्वल अधिकार मिला हुआ है, ठीक है। फिर बात करें मोर ओवर द स्टेट्स। अच्छा, स्टेट्स को भी कुछ पावर्स दी गई हैं। क्या पावर्स दी गई हैं? स्पेशल पावर्स दी गई हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी माइनॉरिटी ग्रुप का या किसी बैकवर्ड क्लास का वेलफेयर करने के लिए आपको दूसरे समाज के सेक्शन का कोई अधिकार सस्पेंड करना पड़ सकता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स की बात कही जाती है, तो फंडामेंटल राइट्स में ये कहा गया है कि सब इक्वल हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कई हिस्सों में रिजर्वेशंस हैं कुछ कम्युनिटी के लोगों को लेकर। तो अगर किसी को रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो दूसरी कम्युनिटी के साथ तो वो डिफरेंस हो गया ना, भेदभाव हो गया ना, ये इक्वल ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ, तो ये फंडामेंटल राइट का तो वायलेशन हो गया। तो फिर ये कैसे हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रोविजंस मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में कि मान लो कि अगर किसी कम्युनिटी का हालत बहुत ज्यादा खराब है, आप उससे अपलिफ्ट करना चाहते हो, तो ऐसे केस में कुछ फंडामेंटल राइट्स दूसरी कम्युनिटी के कैंसल किए जा सकते हैं। तो ये प्रोविजन रखा गया है उस हिसाब से, ठीक है, ताकि दूसरा समाज का जो सेक्शन है वो भी ऊपर आ सके। राइट टू रिलीजन, किसी को भी अपनी मर्जी का रिलीजन फॉलो करने का अधिकार देता है। अच्छा, फिर क्या है, जो वीकर सेक्शन है, बैकवर्ड सेक्शन है, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्प मिलती है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी, जस्टिस,
और समाज में इक्वल स्टेटस मिले। इसके लिए 5 ईयर प्लान्स भी बहुत सारे लॉन्च किए गए। इन 5 ईयर प्लान्स में भी इनके अपलिफ्टमेंट के लिए, इन कम्युनिटीज के अपलिफ्टमेंट के लिए, इनको ऊपर लाने के लिए काम किया गया है। तो यहां बात करते हैं अब अपन पहले माइनॉरिटी की। तो माइनॉरिटी क्या है? माइनॉरिटी का कोई फिक्स कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है हमारे उसमें, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पेशल डेफिनेशन नहीं है। माइनॉरिटी का मतलब इस मेरा समझ में आता है कि भाई जो कम है संख्या में। अब ना वो जगह के हिसाब से बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले लोग मेजॉरिटी हैं, वहां गुजराती बोलने वाले लोग माइनॉरिटी हैं। अगर मैं गुजरात में आ जाऊं तो गुजराती बोलने वाले लोग मेजॉरिटी हैं और मराठी बोलने वाले लोग माइनॉरिटी हैं। तो ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट एरिया वाइज चेंज होता रहता है। माइनॉरिटी का सिर्फ रिलीजन से मतलब नहीं है, ये दिमाग में डाल दो। हम लोगों के दिमाग में पहला थॉट ये आता है जब हम माइनॉरिटी की बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं हिंदूज जो है वो देश में मेजॉरिटी है और बाकी जो रिलीजन के लोग हैं वो माइनॉरिटी है। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ रिलीजन को लेकर मेजॉरिटी माइनॉरिटी नहीं होता। लैंग्वेज के बेसिस पर हो सकता है, कास्ट के बेसिस पर हो सकता है, उनके ट्राइबल के पॉपुलेशन के बेसिस पर हो सकता है, तो किसी भी बेसिस पर हो सकता है। ठीक है, अच्छा फिर बात करें, ये बता दिया मैंने आपको जो भी है स्पेशल प्रोविजंस। कुछ स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन बनाया गया है। ठीक है, स्पेशल एक कमीशन है सेंट्रल लेवल पर जो माइनॉरिटीज के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, इन सब चीजों के लिए वो काम करता है। फिर माइनॉरिटीज को यह अधिकार मिला है कि वो अपने धर्म को, अपने आइडियाज को स्प्रेड कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन्स पर रोक है इस देश में। किसी को जबरदस्ती रिलीजियन उसका चेंज नहीं करवाया जा सकता। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जहां पर गवर्नमेंट का ग्रांट है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से वहां फंडिंग आती है जिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर, वहां पर कोई रिलीजियस टीचिंग नहीं दी जा सकती। ठीक है, आप अपने रिलीजियस एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट से फंड लेकर काम नहीं कर सकते। अगर आपका इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट से फंड ले रहा है तो आप रिलीजियस टीचिंग्स नहीं कर सकते। ठीक है, ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज हैव अ राइट टू एक्वायर एंड मेंटेन प्रॉपर्टी फॉर रिलीजियस एक्टिविटीज। अपने रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए आप प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मस्जिद बनाना है तो आप जमीन खरीद के वहां मस्जिद बना सकते हो। चर्च बनाना है, जमीन खरीद के चर्च बना सकते हो। या आप एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, किसी एरिया में आप माइनॉरिटी हैं, आपको अपने समाज के लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, या ट्रेनिंग सेंटर डेवलप करना है तो आप जमीन खरीद के कर सकते हो। तो माइनॉरिटीज अपने समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ खरीद सकते हैं, उसके लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर माइनॉरिटीज हैव द राइट टू प्रिजर्व देयर स्क्रिप्ट एंड कल्चर। अपने स्क्रिप्ट को, अगर उनकी कोई बुक्स हैं, ग्रंथ हैं, अपना कल्चर है, उसको प्रोटेक्ट करने का पूरा अधिकार दिया गया है। ठीक है, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसी भी ग्रुप के लोगों को अपने यहां एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता उसके धर्म, जाति या वगैरह के आधार पर। ठीक है, फिर अपनी मर्जी का लैंग्वेज आप डेवलप कर सकते हैं, अपनी मर्जी का स्क्रिप्ट फॉलो कर सकते हैं, अपने लिए अलग से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाकर चला सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर बात करें कि गुजरात में भी ना अलग अलग भाषाओं की स्कूल चलती हैं, मराठी स्कूलें चलती हैं जहां एजुकेशन मराठी में प्रोवाइड किया जाता है। तो महाराष्ट्र के लोग माइनॉरिटी हैं यहाँ, तो उनके लिए भी स्पेशल अरेंजमेंट है, स्पेशल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपने लिए खोल के रखा हुआ है। मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो लोग मदरसा वगैरह चलाते हैं जहां पर वो अपना जो एजुकेशन देना है, रिलीजियस एजुकेशन है, वो भी देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। मदर टंग में बच्चों को एजुकेशन पाने का अधिकार मिला हुआ है। अब बात करें शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, तो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कौन है? आर्टिकल 341 में जिन कास्ट को मेंशन किया गया है उन्हें शेड्यूल्ड कास्ट कहा जाता है, और आर्टिकल 342 में जिन कास्ट को मेंशन किया गया है उसे शेड्यूल्ड ट्राइब कहा जाता है। इनके लिए कुछ प्रोविजंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। इन कास्ट के लोगों के लिए दो तरह के प्रोविजंस है, जनरल और स्पेशल। जनरल और स्पेशल, जनरल और स्पेशल, याद रखना दो तरह के प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर एसटी एंड एसटी, एससी एंड एसटी। ठीक है, अच्छा फिर बात करें जनरल प्रोविजंस में तो क्या है? पहला, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि किसी को भी जाति, धर्म या वगैरह वगैरह के आधार पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ऐसी जगह हैं जो पब्लिक प्लेस की जगह हैं, जैसे शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगा सकते।
आप इस जाति के हो तो आप यहां नहीं आ सकते, या अगर आप यहां पर आते हो तो आप टेबल पर बैठ के नहीं खाओगे, चेयर पर बैठकर नहीं खाओगे, नीचे बैठकर खाओगे, आप इस धर्म के हो तो यहां नहीं आ सकते। ऐसा कोई कंडीशन वगैरह उनके ऊपर नहीं लगाया जा सकता, ये लगाना गलत है। अच्छा, दूसरी चीज, कोई भी वेल, लेक या ऐसी कोई जगह है वहां पर मतलब कंप्लीटली और पार्सली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, मान लो कि पब्लिक प्लेस है तो वहां पर आप एंट्री रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। मेरा खुद का कुआं है, ठीक है, तो मेरे कुएं पर अगर मैं तो चाहूं तो रिलीजन या कास्ट छोड़ो, मैं किसी को नहीं आने दूंगा, तो वो मेरा पर्सनल है ना, तो वो अलग चीज है। लेकिन अगर एक पब्लिक प्लेस है तो वहां पर किसी को भी मतलब एंट्री देने से मना नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 29 कहता है कि अगर कोई देश के किसी भी हिस्से में रहता है तो उसे अपना लैंग्वेज, अपना स्क्रिप्ट, अपना कल्चर प्रोपेगेट करने का, प्रोटेक्ट करने का पूरा अधिकार मिला हुआ है। उसको किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जहां गवर्नमेंट से फंडिंग आती है वहां पर इनको एंट्री देने से मना नहीं किया जा सकता। यह आर्टिकल 29 है। तो 15 और 29 दोनों काफी कुछ मिलते जुलते हैं, है ना। फिर बात करें स्पेशल प्रोविजंस की, तो स्पेशल प्रोविजंस में आर्टिकल 46 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी ये कहते हैं कि अगर स्टेट को ये लगता है, ठीक है, देखो क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लास स्पेशली शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब विल प्रोटेक्टेड। स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो अपने यहां के इन माइनॉरिटीज को या जो एससी एसटी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करे, उनके वेलफेयर के लिए काम करे। ये स्टेट की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी बताई गई है स्टेट के लिए, ठीक है। उनके हर तरह के बेनिफिट के लिए काम करना जरूरी है। आर्टिकल 16, ठीक है, आर्टिकल 16 का 4th पॉइंट क्या कहता है, अगर स्टेट गवर्नमेंट को यह लगता है कि प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शन में मतलब प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मतलब कि अगर कोई गवर्नमेंट जॉब है, उस गवर्नमेंट जॉब में जितने % पॉपुलेशन एससी एसटी कम्युनिटी के लोगों का होना चाहिए उतना परसेंटेज नहीं है, तो इस केस में गवर्नमेंट रिजर्वेशन अनाउंस कर सकती है कि मतलब 100 लोग हैं, किसी एरिया में 20% पॉपुलेशन एससी एसटी की है और 100 लोगों के अंदर सिर्फ 5 ही लोग एससी एसटी कम्युनिटी के काम कर रहे हैं, मतलब पॉपुलेशन 20% है वहां पर, जॉब में सिर्फ 5% लोग हैं, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट रिजर्वेशन अनाउंस करके उस कम्युनिटी के लोगों को वहां पर जॉब में बढ़ा सकती है। फिर आर्टिकल 330, 332 एंड 334 कहता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, पार्लियामेंट में इन सब जगहों पर एससी और एसटी कम्युनिटी के लोगों के लिए सीट्स रिजर्व रखी जाएंगी। हालांकि राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं है, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर ग्राम पंचायत और म्युनिसिपैलिटी यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वहां पर भी एससी और एसटी लोगों के लिए सीट्स रिजर्व है। फिर बोल रहे हैं उसके अलावा, ये तो स्पेशल और जनरल प्रोविजंस थे, इसके अलावा और भी कुछ मतलब प्रोविजंस है, जैसे 5 ईयर प्रोग्राम चलाए गए हैं, उसमें हॉस्टल्स वगैरह खोले गए हैं बच्चों के लिए एससी एसटी कम्युनिटी के, उनको स्कॉलरशिप्स वगैरह प्रोवाइड की जाती है, फ्री ट्रेनिंग सेंटर चलाए जाते हैं, ठीक है, जैसे आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फ्री में उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाती है। रेसिडेंशियल स्कूल जिनको आश्रम शाला कहा जाता है ये भी उनके लिए ओपन किए गए हैं। उनको एज और फीस और क्वालिफिकेशन के लिए रिलैक्सेशन मिलती है, मतलब अगर कोई एक गवर्नमेंट एग्जाम है उसमें अगर ये कंडीशन सेट किया गया कि 25 साल के ऊपर का बंदा नहीं अप्लाई कर सकता, तो इन कम्युनिटी के लोग अगर 30 साल तक की एज के हैं तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं, उनको एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। फीस जो है एंट्री वो कम लगेगी इनकी, तो ऐसे कई तरह के रिलैक्सेशन उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर ये डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, ठीक है, इसलिए दिमाग में बैठा लो, ठीक है। ये जो है ना क्या करता है, जो समाज में वीकर सेक्शन है उसके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करता है, उनकी मदद करता है, ठीक है, उनको न्याय दिलाने में मदद करता है। फिर बात करें, सेपरेट डिविजन्स बनाए गए हैं स्टेट लेवल पर भी, ठीक है, अलग से स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए हैं इन एससी एसटी कम्युनिटी के लोगों के वेलफेयर के लिए काम करने के लिए। नेशनल लेवल पर तो कमीशन है ही, पीछे भी हमने बताया। अच्छा, फिर अलग अलग स्कीमें चलाई जाती हैं समय समय पर इन कम्युनिटी के लोगों के वेलफेयर के लिए। फिर बात करें प्रोविजंस जो सिर्फ एससी लोगों के लिए है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, स्पेशली शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, ठीक है। आर्टिकल 17 कहता अनटचेबिलिटी क्राइम है,
अनटचेबिलिटी क्या है? क्राइम। अगर कोई भी अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस करता है तो उसको सजा दी जाएगी। ये पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है इंडिया के अंदर। आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है कि फ्रेम लॉ फॉर कंटिन्यू एनी एग्जिस्टिंग लॉ विच परमिट्स पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर सेल्फ सोशल वेलफेयर टू कीप द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ओपन टू ऑल हिंदूज। ओपन टू ऑल हिंदूज यानी जितने भी ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, वो सारे हिंदू के जो इंस्टीट्यूशन है सभी हिंदुओं के लिए ओपन होंगे। यहां हिंदू कहने का मतलब क्या है? इस कंटेक्स्ट में हिंदू में कौन कौन आता है? जो सिख है, जैन है, बुद्धिस्ट है, इनको भी हिंदू ही गिना जाता है इस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अकॉर्डिंगली। तो चाहे हिंदू का कोई इंस्टीट्यूशन है, स्पेशली हिंदू का, तो वहां सिख, जैन, बुद्धिस्ट भी जा सकते हैं। बुद्धिस्ट लोगों का इंस्टीट्यूशन है तो बाकी लोग जा सकते हैं। तो जितने भी हिंदी इंस्टीट्यूशंस हैं सभी हिंदुओं के लिए ओपन रखे जाएंगे, वहां किसी को एंट्री देने से मना नहीं किया जा सकता। ठीक है। फिर प्रोविजंस ओनली फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, स्पेशली शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आर्टिकल 19 का 5th पॉइंट क्या कहता है? जो गवर्नर्स हैं स्टेट्स के गवर्नर्स, वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने पीछे डिस्कस किया था ना, फंडामेंटल राइट्स भी कुछ सस्पेंड किए जा सकते हैं लोगों के। तो जैसे कि ना गुजरात वगैरह में रूल है कि एससी एसटी कम्युनिटी की जमीन, एसटी कम्युनिटी की जमीन है, वो एसटी कम्युनिटी का ही आदमी खरीद सकता है, दूसरी कम्युनिटी का आदमी नहीं खरीद सकता। ठीक है। अब मतलब ये क्यों बनाया गया है? अब भाई अगर एक ब्राह्मण बंदा चाहता है कि वो एसटी कम्युनिटी के आदमी की जमीन खरीदे, तो क्यों नहीं खरीदने दे रहे हैं? तो ये तो रोक हुआ ना, एक तरह से फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो गया ना। तो ये इसलिए किया गया है क्योंकि होता क्या है ना, मतलब सब जगह ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि जो रिचर सेक्शन है ना, वो ये आदिवासी कम्युनिटी के जो लोग हैं ना, जो गरीब हैं, आदिवासी में सब गरीब नहीं है भैया, जो गरीब है उनकी बात कर रहे हैं। तो जो गरीब है ना, या पढ़े लिखे नहीं है ना, ये अमीर सेक्शन के कुछ लोग जो होते हैं ना, वो उनको मतलब भाई वो ट्राइबल एरिया में रह रहा है बंदा, उसको मार्केट प्राइस नहीं पता, उसकी जमीन की कीमत क्या नहीं पता, या उसके यहाँ कोई मिनरल अवेलेबल उसको नहीं पता। तो जो शहर के लोग हैं वो इनको बेवकूफ बना के इनकी जमीनें सस्ते दाम में खरीद सकते हैं। तो ये चीज उनके साथ ना हो, इसीलिए ऐसा प्रोविजन रखा गया है। दूसरा, अब ये चीटिंग तो कोई भी कर सकता है। अगर एक एसटी कम्युनिटी का आदमी शहर में रह रहा है, पैसे वाला है, तो वो भी तो अपने एसटी कम्युनिटी के आदमी से सस्ते दाम में जमीन लेके उसको बेवकूफ बना सकता है, कर सकता है ना। तो ये भी पॉसिबल है। लेकिन एक चीज और इसमें ध्यान में रखी जाती है कि जो लोकल डेमोग्राफी है, वहां का जो कल्चर है, उसके ऊपर बुरा असर ना पड़े। अगर अलग अलग कम्युनिटी के लोग उस ट्राइबल एरिया में जाकर सेटल हो जाएंगे, तो वो ट्राइबल एरिया का जो अपना कल्चर है ना, वो खत्म हो जाएगा। तो उस कल्चर को भी प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोविजंस वगैरह रखे गए हैं। इसके लिए गवर्नर्स को आजादी दी गई है, स्टेट्स के सारे स्टेट्स के गवर्नर्स को ये राइट है कि वो अपने यहाँ पर कुछ ऐसे स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर टेररिज्म, आतंकवाद ग्लोबल प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया झेल रही है। ठीक है। अभी हाल ही में हमारे यहाँ दिल्ली में रेड फोर्ट पर ब्लास्ट हुआ। ठीक है। हालांकि पिछले कुछ सालों में तो काफी कम हो गया है। ठीक है। पब्लिक प्लेसेस पर इतना टेररिस्ट अटैक वगैरह नहीं होता है, थैंक्स टू हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज काफी एक्टिवली काम करती हैं। वरना आज से 10-15 साल पहले तो माहौल बहुत खराब था। आप लोग तो बहुत सारे तो ऐसे थे जो पैदा भी नहीं होंगे, या होंगे भी तो 1-2 साल के होंगे, वो लॉलीपॉप खाते हुए घूम रहे होंगे। ठीक है। तो वो टाइम पर आप नहीं समझोगे, पर हमने देखा है, हम जब स्कूल्स में थे तो आए दिन कुछ ना कुछ टेररिस्ट अटैक्स होते रहते थे। लेकिन पिछले कुछ साल में गवर्नमेंट एजेंसीज काफी अच्छे से काम कर रही हैं। ठीक है। तो यहां पर क्या है, टेररिज्म एक ऑर्गेनाइज्ड एक्ट है वायलेंस का। ऑर्गेनाइज्ड क्यों कहा गया है? क्योंकि ये बहुत प्लानिंग से होता है। अब सोचो कि अभी जो दिल्ली वाला केस हुआ, उसमें वो जो आरडीएक्स वगैरह जो लाकर फोड़ा गया, ठीक है, वो बड़ी प्लानिंग से लंबे समय से जमा किया जा रहा था। ठीक है। लंबे समय से उसको जमा किया जा रहा था। और बीच में तो न्यूज में ये भी आया, ये भी बताया गया कि जैसे ना वो प्लानिंग चल रही थी बाद की। ठीक है। वो अभी ऑर्गेनाइजेशन पूरा लगा हुआ था सब चीजों को जमा करने में, और एक प्लानिंग से अटैक करने वाले थे। लेकिन ना वो कुछ खबरें लीक हो गई और कुछ कुछ जगहों पर अरेस्ट होने लग गए ना, तो ये लोगों ने फटाफट में जल्दबाजी में वो अटैक करवा दिया। ठीक है। तो वो अभी पूरी स्ट्रेटेजी तैयार नहीं हुई थी, हालांकि स्ट्रेटेजी पूरी धीरे धीरे चल रही थी। तो सोचो पूरी प्लानिंग से काम करते हैं। ठीक है। तो ये प्लान्ड एक्ट होता है, डेलिब्रेट एक्ट होता है, जानबूझ के किया गया। ठीक है। अच्छा, इसमें सुसाइड अटैक्स भी होते हैं, जैसे वो बंदा साथ में फूट गया बम के। ठीक है। पता नहीं, मतलब यार क्या ही बुद्धि होती है, समझ नहीं आता। ठीक है। तो ये ऐसी चीजें होती हैं, बॉम्ब फेंक देते हैं, किडनैपिंग करते हैं, प्लेन हाईजैक करते हैं। एक बार इंडिया का प्लेन हाईजैक कर लिया था, यूएस के 4 प्लेन एक साथ हाईजैक कर लिए थे। इतनी बड़ी बातें करता है यूएस अपनी सिक्योरिटी को लेकर, 4 प्लेन एक ही दिन हाईजैक कर लिए।
और ये इतनी बड़ी बिल्डिंग में 2 तो ऐसे बम से मार दिए थे लाके उन लोगों ने, यूएस का ही प्लेन हाईजैक करके यूएस की ही बिल्डिंगों पर लड़ा दिया। 3 तो लड़ा दिए थे अलग अलग जगह पर, एक क्रैश हो गया, वो अंदर पब्लिक के साथ आतंकवादियों का पब्लिक का आपस में झगड़ा होने लग गया तो प्लेन क्रैश हो गई किसी खुले एरिया में, तो वो एक बच गया, बाकी तो 3 प्लेन तो अलग अलग जगहों पर इन्होंने उड़ाए हुए थे। तो इस तरह के एक्स होते रहते हैं। यह हमारा 26/11 मुंबई ताज होटल का हमला, तो ये सारी चीजें समाज के लिए बहुत खतरनाक है। एक चीज है रिबेलियन, एक चीज है टेररिज्म। यहां पर देखो थोड़ा सा इसका डिफरेंस बताया जा रहा है। रिबेलियन क्या है? रिबेलियन मतलब अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ लोग नाराज होते हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो रिबेलियन है। और टेररिज्म मतलब ग्लोबल लेवल पर। तो देखो डिफरेंसेस क्या है, देख ही लेते हैं ना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये एक नेशनल प्रॉब्लम है, किसी देश की समस्या हो सकती है, उसी देश को ये फेस करना है, जबकि टेररिज्म ग्लोबल प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया फेस करती है। ये जो है अपने ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हो सकता है, किसी पर्टिकुलर रीजन में हो सकता है। टेररिज्म जो है पूरी दुनिया के अगेंस्ट में है, पूरी दुनिया की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है। अब जो आईएसआईएस काम करता है, वो आईएसआईएस क्या एक जगह थोड़ी अटैक करवाता है, दुनिया के कई हिस्सों में अटैक करवाता है, ठीक है। फिर जो रिबेलियन है उसमें लोकल लोगों का ही इन्वॉल्वमेंट होता है, वही लोग अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। जबकि टेररिज्म में क्या होता है, लोकल लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट होता है और इंटरनेशनल लेवल पे भी इन्वॉल्वमेंट होता है, कई देश भी मिलकर अटैक करते हैं। जैसे 26/11 जो मुंबई का अटैक था, इसमें टेररिस्ट पाकिस्तान से आए थे, लेकिन उसकी जो प्लानिंग करने बंदा था ना, वो यूके का था। उसको स्पेशली वहां भेजा गया था, वो पूरे एरिया में घूम घूम कर पूरा डिटेल उसने कलेक्ट किया, कहां क्या है क्या नहीं, उसका पूरा मैप वगैरह तैयार किया और फिर वो इंटरेस्ट को प्रोवाइड करवाया गया। तो कई लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, अलग अलग लेवल से, अलग अलग जगहों से, ठीक है। और लोकल्स की ऑफकोर्स इन्वॉल्वमेंट होती है। अभी जो दिल्ली वाला केस हुआ था, तो अपने इंडिया वाले ही थे, सब वही लड़ा रहे थे, बम उड़ा रहे थे। अच्छा, फिर डेवलपमेंट ऑफ स्टेट इज सफरिंग। इससे जनरली एक स्टेट का डेवलपमेंट सफर करता है, और यहां क्या बोल रहा है, कई देशों के डेवलपमेंट पर इसका बुरा असर पड़ता है टेररिज्म का, ठीक है। अब पाकिस्तान वाले टेररिज्म करते हैं, अपने इंडिया में अटैक करते हैं, तो उसके बाद हम लोग भी जाके पीटते हैं, तो भाई क्या हुआ ना, वो उसकी इकोनॉमी को भी तो नुकसान हो ही रहा है ना। वो सोचता है यहाँ मार गया 10-12 को, खुश हो गया, फिर बाद में जो उसका नुकसान होता है वो बाद में गिनता रहता है। अब एक्चुअली उसको प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा। उसको प्रॉब्लम क्यों नहीं है ज्यादा पता है? उसको ना लोगों के मरने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अपने लोगों को भी मरने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां के जो लीडर्स हैं, ठीक है, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, और वो भीख में मिल जाता है उनको यूएस या चाइना वगैरह जैसे देशों से, तो वो बिकाऊ लोग हैं। चलो बात करें नक्सलिज्म की, तो नक्सलिज्म जो हम रिबेलियन की बात करते हैं, नक्सलिज्म बोल रहे हैं कि चाइनीज रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड है। माओ से तुंग ने इस तरह का रिवॉल्यूशन चाइना में शुरू किया था, और उसी से इंस्पायर होकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी लोग अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने वाला प्रोग्राम चला रहे हैं। अच्छा, इंडिया के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी वेस्ट बंगाल में। अच्छा, इंडिया में इसको नक्सलिज्म कहा जाता है, ठीक है। ये दूसरे देशों में माओइज्म कहा जाता है, क्योंकि माओ के नाम से वो बना है, तो माओइज्म। इंडिया में नक्सलिज्म क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इंडिया में सबसे पहले ये शुरू हुआ था वेस्ट बंगाल के नक्सलबारी एरिया में। नक्सलबारी एरिया है वेस्ट बंगाल का, वहां सबसे पहले देखने को मिला ये सिस्टम, और इसी वजह से इसका नाम इंडिया में नक्सलिज्म रखा गया है। अच्छा, अब वेस्ट बंगाल से तो शुरू हुआ, लेकिन बाकी स्टेट्स में भी देखो, ये लाइन से लिखे गए सारे स्टेट्स में फैल गया। खास करके माउंटेनस और फॉरेस्ट एरियाज में ये ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ जो पब्लिक है वो ट्राइबल पब्लिक है, और ट्राइबल पब्लिक को बड़ी आसानी से लोग भड़का लेते हैं। क्यों भड़का लेते हैं? उनको जैसे ना ये मोटिवेट कर देते हैं कि देखो तुम्हारी जो जमीनें हैं गवर्नमेंट छीन लेती है, यहाँ इंडस्ट्री बना देती है, तुमको जमीनों से निकाल देती है। अब होता भी है कुछ मामलों में कि भाई जो ट्राइबल्स हैं उनको ये बात रिलेवेंट लगती भी है। क्यों लगती है? अब देखो ना, मतलब जैसे उनके पास, वो जंगल में रह रहे हैं इतने लंबे समय से, उनके पास कोई पेपर नहीं है वहां के जमीन का मालिकाना हक है उनके पास, ऐसा कुछ नहीं है। तो गवर्नमेंट अगर उनको हटा देगी ना वहां से, तो उनको पैसे नहीं देगी। तुम्हारी जमीन का तुम्हारे पास पेपर है ना, तो गवर्नमेंट अगर तुमको वहां से हटाती है तो उस पेपर को देख के हाँ भाई तो इसका मालिक तू है, ले तेरे को पैसा दे रहा है। लेकिन जो ट्राइबल्स हैं उनके पास कोई पेपर नहीं, उनको जब हटाती है गवर्नमेंट तो पैसा वगैरह नहीं देती है, तो उनको जब जमीन जाएगा, घर जाएगा, तो भाई जाहिर सी बात है भड़केंगे। तो उनको भड़काना भी आसान है, वो पहले से भड़के में और थोड़ा आग लगा दो। तो ऐसे ना ये नक्सलेट्स उनको ज्यादा मोटिवेट कर लेते हैं, तो खास करके माउंटेनस और फॉरेस्ट एरियाज में ये देखने को ज्यादा मिलता है। अच्छा, 2 बड़े ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में, पीपल्स वॉर ग्रुप और माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर, ये 2 बड़े नक्सल ग्रुप्स इंडिया में एक्टिव है। अच्छा, इसके अलावा बात करें कुछ स्टेट्स में भी अलग अलग ग्रुप्स चलते हैं, जैसे नागालैंड में है एनएससीएन, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ठीक है, नाम में ही नागालैंड। मणिपुर में 2 हैं, केएनएफ और केएनए, कुकी नेशनल फ्रंट, कुकी नेशनल आर्मी। त्रिपुरा में है एनएलएफटी, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ऑल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स, ये त्रिपुरा उपजाति जूप समिति, टीयूजेएस। असम में भी है कुछ 4 हैं। अच्छा, उल्फा,
उल्फा, यूएमएफ, एनडीएफबी और बीएलटीएफ, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, यूनाइटेड माइनॉरिटी फ्रंट और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। ये लोग बोडोलैंड अलग से, मतलब नागालैंड को तोड़, सॉरी असम को तोड़ के अलग से एक स्टेट बना दिया जाए बोडोलैंड, इसकी डिमांड कर रहे हैं। बीएलटीएफ यानी बोडोलैंड लिबरेशन टाइगर फोर्स, ये लोग भी कहते हैं कि अलग से एक स्टेट दे दिया जाए बोडोलैंड नाम का। टेररिज्म इन कश्मीर, अब कश्मीर का मुद्दा एक अलग से, यहां अलग तरह का टेररिज्म है, ठीक है, अलग तरह का क्या, वायलेंस तो है ही लेकिन थोड़ा ना ज्यादा हाईलाइटेड है क्योंकि यहां लंबे समय तक चलता रहा है, ठीक है। अच्छा, बोल रहे हैं 15 अगस्त में जब देश आजाद हुआ, सही बात है, जब देश आजाद हुए, दो टुकड़े बने, इंडिया और पाकिस्तान। और पाकिस्तान वाले ना मतलब रिलीजन के नाम पर ही देश लेके गए वो लोग, ठीक है, कि हमारे रिलीजन के लोगों को मतलब यहाँ पर हिंदूज जो है वो दबा देंगे, ग्रो नहीं करने देंगे, तो हमको अलग देश चाहिए। बहुत सारा समझाया गया पर नहीं माने, तो डिवीजन हो गया। डिवीजन हुआ, फिर कुछ मुस्लिम्स जो थे वो नहीं गए पाकिस्तान, वो बोले नहीं, हम रिलीजन के नाम पर वो देश बन रहा है, वो रिलीजन बहुत ज्यादा सेफ नहीं होगा, मतलब वो जो देश है तो हम वहां नहीं रहेंगे, हम यहाँ ही सेफ हैं, हमारे बाप दादा यहाँ रहे, हमारा खानदान यहाँ का है, तो हम यहीं रहेंगे। तो बहुत सारे मुस्लिम्स यहाँ रह गए, कुछ मुस्लिम्स वहां शिफ्ट हो गए। अब उसमें जो पाकिस्तान के जो लीडर्स थे, जो जैसे जिन्ना वगैरह ये सब, तो वहां के कुछ लीडर जो थे ना, उनके दिमाग में ये था ना कि मतलब हमको जितनी टेरिटरी चाहिए थी उतनी टेरिटरी मिली नहीं। स्पेशली जो जम्मू कश्मीर का एरिया है, वो जम्मू कश्मीर को लेके ये ज्यादा रह गया कि ना जम्मू कश्मीर बहुत ब्यूटीफुल है, तो वो ब्यूटीफुल एरिया अगर वहां पर उनके कब्जे में रहेगा तो बहुत सारा टूरिज्म वगैरह डेवलप होगा, तो वो पागल है उसके लिए कि कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए। तुरंत ही आजादी के बाद हुआ क्या कि जम्मू कश्मीर के जो राजा थे उस टाइम, राजा हरि सिंह, वो नहीं चाहते थे कि वो इंडिया या पाकिस्तान किसी से भी जुड़े। इंडिया देश बन गया, पाकिस्तान देश बन गया। अब वो कुछ अलग अलग जो रीजन्स थे, आपने सुना होगा, आपने 9th में भी पढ़ा होगा, तो उसमें ये ऑफर दिया गया कि जिसको इंडिया से जुड़ना है इंडिया से जुड़ेगा, जिसको पाकिस्तान से जुड़ना है पाकिस्तान से जुड़ेगा। राजा हरि सिंह ने बोला जम्मू कश्मीर किसी से नहीं जुड़ेगा, ये अलग रहेगा, मैं इसको एक अलग देश की तरह, स्विट्जरलैंड बनाऊंगा इसको मैं यहाँ का। पाकिस्तान ने तुरंत अटैक कर दिया वहां पर, बोला ऐसे कैसे स्विट्जरलैंड बनाओगे, हम छीनेंगे। पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, आधा हिस्सा तो कैप्चर कर लिया था। फिर वो राजा बोले कि भाई ये पाकिस्तान के साथ जाने से तो लाख गुना अच्छा कि मैं इंडिया से जुड़ूं, ठीक है, ये तो जबरदस्ती कब्जा कर लेंगे और ये फालतू लोग हैं, मैं इंडिया से जुड़ूंगा। तो इंडिया के पास मदद मांगी, इंडिया ने कंडीशन रखा कि आप भाई हमसे जुड़ोगे, हमारा पार्ट बनोगे, तब तो हम किसी को लड़के वहां से भगा सकते हैं, जब आप हमारा कुछ हो ही नहीं, तो मैं अगर लड़ने जाऊंगा आपके लिए तो एक तरह से हो गया कि मैं इंटरनेशनल लेवल पर वॉर छेड़ रहा हूं। तो राजा बोले ठीक है भाई, मैं आपसे जुड़ जाता हूं, आज से जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट। उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन साइन कर दिया, इंडिया का पार्ट बना लिया जम्मू कश्मीर को। अब इंडियन आर्मी वहां गई, फिर वहां से जो पाकिस्तान वाले घुसे थे उनको मार पीट के भगाना शुरू किया। बीच बीच में वो यूनाइटेड नेशन को इन्वॉल्व कर लिया गया, सीज फायर हो गया, रोक दिया गया, और तब से वो जो थोड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है वो पाकिस्तान का कश्मीर हो गया, पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और इंडिया के हिस्से में जो है वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब उसमें झगड़ा होता है, पाकिस्तान बोलता है कि वो इंडिया के हिस्से में जो कश्मीर है वो भी मेरा है, हम कहते हैं पूरा कश्मीर जब हमारा है तो ये पाकिस्तान ने जो जबरदस्ती कैप्चर करके रखा है वो भी हमको चाहिए, तो उसी चीज का झगड़ा है। हम तो चलो फिर भी उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जाने देते हैं, चलो लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, पर वो फिर भी नहीं मानता है, बार बार इंडिया वाले कश्मीर पे कब्जा करने की कोशिश करता रहता है, और कुछ ना कुछ अनरेस्ट वहां पर क्रिएट करता रहता है, वहां के लोगों को भड़काना, ये सब चलता रहता है। अच्छा, कई बार वॉर वगैरह भी हुई इसके लिए, मार पीट के भगाया गया, पर क्या बोलते हैं ना, वो कुछ होते हैं ना बड़े ढीठ लोग होते हैं, वो कितने भी जूते मारो सुधरते नहीं है, वैसा हाल है उसका पाकिस्तान का। कश्मीर की बात कर रहे हैं, 1988 के बाद से कश्मीर में टेररिज्म ज्यादा बढ़ गया। बहुत लंबे समय तक थोड़ा माहौल शांत था, लेकिन फिर पाकिस्तान ने कुछ यहाँ के जो लोकल लीडर्स थे कश्मीर के, उनको उसने फंडिंग वंडिंग देकर लोगों को भड़काने के लिए वो किया, और वहां के कई लोगों को भड़काया गया, जिसकी वजह से वहां से जो कश्मीरी पंडित्स थे उनको वहां से उनके साथ वायलेंस होने लग गया, क्राइम होने लग गया, और वहां से उनको भागना पड़ा। तो वो लोग माइग्रेट करके आज अपने ही देश में रेफ्यूजी की तरह रह रहे हैं। उनकी खुद की बहुत सारी जमीनें हैं, खुद के बहुत बड़े बड़े घर हैं कश्मीर में, लेकिन वो वहां नहीं रह पा रहे हैं, वो यहाँ माइग्रेट करके इंडिया के अलग अलग हिस्सों में रेफ्यूजी बन के रह रहे हैं, ठीक है। तो ये उस टाइम का जो इम्पैक्ट था उसकी वजह से हुआ, ठीक है। अच्छा, कश्मीर में जो टेररिज्म है बेसिकली बोल रहे हैं ना, पाकिस्तान से जो मतलब अक्रॉस द बॉर्डर, यानी पाकिस्तान की तरफ से वहां फंडिंग करके लोगों को भड़काया जाता है और लड़ाया जाता है। अच्छा, इंडिया में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना इनका मकसद है। सोशल इफेक्ट्स ऑफ टेररिज्म, इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ टेररिज्म, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। सोशल इफेक्ट में क्या है, समाज में डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, देश में ना समाज बट जाता है अलग अलग हिस्सों में टेररिज्म की वजह से, ठीक है। अब मान लो रिलीजन को लेकर अगर हम एक दूसरे से भेदभाव करना चालू कर देंगे, कोई टेररिस्ट एक्ट होने के बाद ये सब चीजें होती हैं,
तो समाज में डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, समाज बंटता है। फीलिंग्स ऑफ फियर एंड सस्पिशन, डर और शंका का माहौल बन जाता है, ठीक है। हर सेक्शन जो है समाज का, उसके अंदर एक डर बन जाता है, ठीक है। रॉबरी, वायलेंस, इन सब का डर रहता है। एजुकेशन के ऊपर बहुत बुरा नुकसान होता है, खास करके जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें तो जब ये टेररिस्ट, हालांकि कुछ साल से काफी कंट्रोल भी है, लेकिन उसके पहले जब हम बात कर रहे हैं उस टाइम जब 1980s की बात कर रहे हैं, 80s 90s की, उस टाइम इतना ज्यादा एक्टिव था वायलेंस वहां पर कि स्कूल वगैरह चल ही नहीं पाते थे, तो बच्चे कहां से पढ़ेंगे, एजुकेशन पे तो बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो ये सब चीजें होती हैं। फिर म्यूचुअल फेथ एंड फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड डिविनेशन, आपस में भाईचारे की भावना पे नुकसान पहुंचता है। अभी जैसे कि हमारे यहाँ जो दिल्ली वाला केस हुआ, दिल्ली में बहुत सारे जो क्रिमिनल्स का नाम निकल कर आ रहा है, उसमें बहुत सारे लोग मुस्लिम हैं। अब उसमें होगा क्या कि जैसे अब मुस्लिमों के नाम निकल कर आ रहे हैं, तो बहुत सारे जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो ये सोचेंगे कि यार ये लोग तो यार टेररिज्म कर रहे हैं, ये वो, तो उस धर्म के लोगों के साथ गलत नजरिया रखना शुरू कर देंगे। अब उस धर्म में जो लोग, चलो ये कुछ लोगों ने गलत किया, कुछ लोग ऐसे भी है जो देशभक्त हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। अब अगर हम उनको भी गलत नजर से देखेंगे तो उनको भी ये लगेगा ना, जैसे अब भाई मुस्लिम में एपीजे अब्दुल कलाम भी थे, बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे लोग हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ काम किया है। तो अगर हम सबको गलत नजर से देखेंगे तो जो देश के प्रति ईमानदार है उसको भी तो एक बार मन में हर्ट होगा ना कि यार मेरे साथ देखो किसी ने गलत किया तो इन लोग मेरे साथ भी डिफरेंस कर रहे हैं, तो वो भी फिर हमसे नफरत करेगा। तो ये चीज अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। ये ब्रदरहुड की फीलिंग है, उसमें बुरा असर पड़ता है। इस बार कई बार इन चीजों को लेकर कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। अगर हम उसको किसी को गलत बोलने लग जाएंगे कि भाई तुम्हारा जिनका बदला टेररिज्म कर रहा है, तुम भी गलत हो, ये हुआ, तो भाई लड़ाई झगड़े होंगे ना, तो ये सारी चीजें होना शुरू हो जाती हैं। सोशल फंक्शंस वगैरह हम खुलकर एंजॉय नहीं कर पाते, त्योहार वगैरह जो होते हैं हम अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते, ठीक है। मन में एक डर वगैरह बना रहता है और गलत सोच बनी रहती है, जिसकी वजह से एक तरह से वो पूरे समाज के लिए बुरा असर डालता है। ये सोशल इफेक्ट्स हुए। फिर इकोनॉमिक इफेक्ट्स की बात करें तो भाई बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज को ग्रो करने का मौका नहीं मिलता है। वायलेंस होता रहेगा तो भाई जाहिर सी बात है बिजनेसेस पर बुरा असर पड़ेगा। लोगों को इन नेगेटिव इफेक्ट्स की वजह से जब बिजनेसेस नहीं चलेंगे तो लोग माइग्रेट करके दूसरे जगहों पर जाएंगे। अब देखो जम्मू कश्मीर के बहुत सारे जो लोग हैं, जम्मू के एरिया में तो फिर भी ठीक ठाक डेवलपमेंट हो जाता है। कश्मीर में बहुत सारे जो कश्मीर के लोग हैं वो जॉब वगैरह पाने के लिए जो पढ़ लिख रहे हैं थोड़ा बहुत, वो बाहर आके दूसरे स्टेट्स में उनको पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। हालांकि अब थोड़े माहौल सुधर रहे हैं, मैं बोल रहा था फिर से कि अब माहौल थोड़ा सुधरा है, लेकिन फिर भी पुराने समय से बहुत सारे लोगों को अलग अलग हिस्सों में जाकर वहां काम करना पड़ रहा है। तो माइग्रेशंस होते हैं, ठीक है। किसी एरिया में अगर टेररिज्म ज्यादा होगा तो लोग वहां नहीं रह पाएंगे, वहां से भाग के दूसरी जगह जाएंगे। अच्छा, टेररिस्ट जो होते हैं कई बार पैसे एक्सटॉर्शन करवाते हैं, धमकी दे देकर अमीर लोगों से, बिजनेसमैन से पैसे वसूलते हैं। फिर इसके अलावा कई और गलत एक्टिविटीज जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग सप्लाई करवाते हैं टेररिस्ट लोग, ठीक है। ब्लैक मनी वगैरह इधर उधर सर्कुलेट करवाते हैं, ठीक है। ये सारी समस्याएं समाज में क्रिएट होती हैं। रेलवे स्टेशन, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, इन सबको जब वो डिस्ट्रॉय करते हैं तो उस डिस्ट्रॉय के बदले में जब वापस से उन चीजों को फिर से बनाना पड़ता है तो बहुत सारा पैसा बर्बाद होता है। फिर गवर्नमेंट को भी सिक्योरिटी के पीछे बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ता है। भाई इतनी सारी इंटेल एजेंसीज लगानी पड़ती है, बहुत सारे लोगों को हायर करना पड़ता है, लगा जगह जगह पर नजर रख सकें, पता करते रहें ताकि भाई कोई टेररिस्ट अटैक ना हो जाए। तो प्रिवेंट करने के लिए भी बहुत सारा पैसा खर्चा होता है। टूरिज्म बहुत बुरी तरह से सफर होता है। देखो अब जम्मू कश्मीर में तो बताया कि बहुत ही सुंदर जगह है कश्मीर वगैरह हमारा, ठीक है, लेकिन अब वहां बहुत सारे लोग टूरिज्म के नाम पर घूमने फिरने जाते हैं। ये तो सीजन ही है, बहुत सारी पब्लिक जाएगी, गुलमर्ग वगैरह मतलब बर्फ वगैरह गिरती है, बहुत सुंदर हो जाता है, लोग घूमने फिरने जाते हैं। तो वहां के लोकल लोगों के लिए बहुत सारा ना बिजनेस का मतलब अपॉर्चुनिटी ग्रो होता है वहां पर, ठीक है। वो होटल्स में पैसा कमा सकते हैं, वो घोड़े वगैरह लेके जाते हैं उसमें पैसा कमाते हैं, जो गाड़ी वगैरह टैक्सी वगैरह के थ्रू जाते हैं, दुकानदार हैं, सबको पैसा कमाने का मौका मिलता है। वहां के जो लोकल आर्टिस्ट हैं वो अपनी चीजें बेच सकते हैं। तो इस तरह से ना बहुत कुछ फायदा है। लेकिन अगर टेररिस्ट अटैक्स होने लग जाएंगे तो क्या लोग वहां जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। तो टूरिज्म पे भी बुरा असर पड़ता है। और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, पूरे दुनिया में कहीं पर भी अगर ऐसा होता है तो उसके लिए बुरा असर पड़ता है। तो ये हमारे इकोनॉमिक इफेक्ट्स हो गए, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज की ऑलरेडी मैंने ना पिछले कई वीडियोस जो पिछले साल के भी डाले हुए हैं, वन शॉट के या डिटेल के, रैपिड रिवीजन के भी बहुत सारे, तो ये नोट्स वगैरह ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल जो मैंने पहले ही बनाया था पिछले साल, SS बाय पुनीत सर, ये टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। और अभी भी जो वीडियोस हम बना रहे हैं, अगर आपको उनके भी नोट्स, ये सारी PPTs अगर आपको PDF फॉर्म में चाहिए तो उन चैनल पर, उस चैनल पर, उन्हें एक ही चैनल है, इस चैनल पर विजिट करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन मुझे बताते रहना जो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होगी, तो मैं वहां डाल दूंगा। नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है, ठीक है, तब नहीं डालूंगा, ठीक मेहनत करो, है ना। तो चाहिए हो तो बता देना, ठीक है। अच्छा, और क्या बोलूं, ये लिखा हुआ है, ये मेरे को बोलना पड़ेगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द। शेयर कर दो सबको। और मैंने जैसा पहले ही कहा,
आपका सपोर्ट हमारे लिए फ्यूल का काम करता है, ठीक है। जितना सपोर्ट करोगे उतना ज्यादा ये मशीन अच्छे से चलेगी। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये रीच पहुंचे हमारे चैनल का कोशिश करो, और क्या कह सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।